स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। देखो यहां पे मैं ऑप्शनल वर्ड लिख रहा हूं। ये ऑप्शनल वर्ड मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? देखो क्या है कि यहां पर हम एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। एक थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है, इंटरेस्टिंग भी है यार, बहुत मजा भी आएगा आपको। ये जो थियरी हम देखेंगे उससे रिलेटेड एज सच कोई क्वेश्चन आपसे मोस्ट लाइकली नहीं पूछा जाएगा कभी भी। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ बच्चों को ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कि यार वो कंक्लूजन आया कैसे, ठीक है, इसलिए वो थियरी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरा एडवाइस ये है कि आप थ्योरी भी सुन लें, ठीक है, जितना आपको समझ में आए, और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, वो याद रख लें आप। ठीक है, और एक और एडवाइस है मेरा कि आप बहुत अच्छे से समझना चाहें तो कई बार वीडियो को सुने, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस तरह कंप्यूटर पढ़ने का यही तो एडवांटेज होता है, आप कितनी बार भी रिवाइंड करके सुन सकते हो स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। चलो स्टूडेंट्स, बोर्स एटम की बात करते हैं। बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, उसके बारे में हमने पढ़ा भी है, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो आपको पता है कि क्या होता है। उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स ही होते हैं जिसमें वो घूम सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि मान लो वो इस ऑर्बिट में घूम सकता है और इस ऑर्बिट में घूम सकता है, तो इट्स पॉसिबल कि इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में कोई थर्ड ऑर्बिट नहीं होगा जिसमें वो घूम सके। ठीक है, इसमें घूम सकता है तो इसी में घूमेगा या फिर इसमें घूमेगा। और ये भी होता है स्टूडेंट्स कि हर ऑर्बिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, हर ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो वो उसका एक एनर्जी लेवल होगा, अगर वो इस ऑर्बिट में होगा तो उसका एक एनर्जी लेवल होगा, इस ऑर्बिट में होगा तो उसका एक एनर्जी लेवल होगा। और ये जो एनर्जी लेवल होता है स्टूडेंट्स, वो डिसाइड कैसे होता है? ये भी हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करता है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो वो फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, उसी से ये एनर्जी लेवल डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, ठीक है, तो पास आ गया, तो अब क्या है कि डिस्टेंस कम हो गई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो एनर्जी लेवल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक पॉइंट में लिखता हूं स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आपको पता है ये बात कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल and thus have same energy levels। देखो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम कोई एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कि सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक ही एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं जैसे सिलिकॉन, तो उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल्स भी एग्जैक्टली कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पे कैच है स्टूडेंट्स, जो मैं यहां पे ऐड करूंगा, all atoms of an element are identical and thus have same energy levels if isolated। अब देखो ये जो मैंने ऐड किया है if isolated, इसका क्या मतलब है ये हमें समझना थोड़ा जरूरी है। जैसे देखो स्टूडेंट्स कि ये लैटिस है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन का एक टुकड़ा है सपोज करो, तो उसका लैटिस है। तो अब देखो लैटिस में एक ही एटम होगा क्या? नहीं, उसमें तो हजारों एटम होंगे, करोड़ों एटम होंगे, मैंने कुछ बनाया उसमें से। ठीक, अब देखो आप एक एटम का एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड होता है? उसका जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कैसे इंटरैक्ट करता है, क्या अट्रैक्शन फोर्स लगता है उनके बीच में, उससे ये एनर्जी लेवल डिसाइड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर हम कोई एटम लें और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मान लो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, या किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो अपने न्यूक्लियस के साथ तो इंटरैक्ट करेगा ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अपने न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करेगा। लेकिन अब सोचो ना कि बगल में जो दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस के साथ भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसका, हो सकता है थोड़ा सा ही लगे लेकिन लगेगा जरूर। फिर उसके बगल में जो दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस के साथ भी थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मतलब अगल बगल जितने भी एटम्स हैं उन सब के न्यूक्लियस के साथ उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा। ठीक, तो क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से ही एनर्जी लेवल डिसाइड होता है, तो क्योंकि यहां पे ये और ज्यादा इंटरैक्शन कर रहा है अगल बगल के एटम्स के न्यूक्लियस से, तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन changes in lattice due to interaction of electron with nucleus of nearby atoms। ठीक है, देखो जब वो आइसोलेटेड था तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ अपने न्यूक्लियस से इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसका कुछ एनर्जी लेवल होता है। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा बाकी न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्ट करेगा, तो उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मान लो जैसे कि हमने ये बीच वाला एटम लिया था, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगल बगल के न्यूक्लियस सबसे इंटरैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन सपोज करो हम एक कोने का एटम ले ले, ये वाला लेते हैं कोने का एटम, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, उसका ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करेगा, अगल बगल वाले न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है कंपेयर टू दिस। कैसे अलग है? इसके चारों तरफ एटम्स हैं, लेकिन इसके चारों तरफ एटम नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका जो अगल बगल वाले न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होगा वो थोड़ा अलग होगा, और इसका जो अगल बगल वाले न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा। ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ एटम्स है और इसके चारों तरफ एटम्स नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अलग हैं, और ये जो है उसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अलग है। ठीक, तो उसके कारण क्या होगा कि इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो अलग हो जाएगा, और इसका जो एनर्जी लेवल हो जाएगा वो भी अलग हो जाएगा। देखो यही मैं आपको बता रहा था जब मैं लिख रहा था इफ आइसोलेटेड। देखो जब एक एटम आइसोलेटेड है, ठीक है, अलग है, बिल्कुल अलग है, तो इस एटम की सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी और आइसोलेटेड एटम की है। ठीक है, जब ये एटम आइसोलेटेड है तो इसकी सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई दूसरा आइसोलेटेड एटम है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन वैसे न्यूक्लियस से इंटरैक्ट कर रहे हैं जैसे इसके दूसरे के करेंगे। लेकिन इस केस में लैटिस में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेबरहुड अलग है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेबरहुड अलग है, जिसके कारण दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है न्यूक्लियस से वो थोड़ा अलग है। इसलिए उनके एनर्जी लेवल्स भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जितने भी एटम्स होते हैं सबके एनर्जी लेवल्स थोड़े थोड़े अब अलग हो जाते हैं, तो वही हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे, इन अ लैटिस all atoms have slightly different neighborhood, slightly different neighborhood. So all of them have slightly different energy levels. आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि जब एक एटम आइसोलेटेड होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करता है तो एक एनर्जी लेवल ऐसे बनते हैं। ठीक है, और हर एटम के लिए सिचुएशन सेम होती है तो सेम एनर्जी लेवल होता है। लेकिन लैटिस में हर एटम का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हर एटम का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है तो उनके एनर्जी लेवल्स भी थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं। वही बात हमने यहां पे मेंशन की है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखा है उसको और हायर लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल हम सिलिकॉन एलिमेंट का ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे भी इस चैप्टर में सिलिकॉन ही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे लिए। सेमीकंडक्टर होता है, बताया था मैंने आपको सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस चैप्टर। तो इसी का एग्जांपल लेना लॉजिकल है। देखो सिलिकॉन जो होता है स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। 14 आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप याद कर लें। ठीक है, तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑर्बिट उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, 4। यू कैन क्लियरली सी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो इनका अगर मैं एनर्जी लेवल बनाऊं तो ये जो 3s है, 3s उसका एनर्जी लेवल कुछ मैं शायद इस तरह से बना सकता हूं स्टूडेंट्स, ये 3s का एनर्जी लेवल, और ये जो 3p है उसका एनर्जी लेवल मैं इस तरह से कुछ बनाता हूं। ठीक है,
देखो 3p में 6 स्टेट्स अवेलेबल है, ठीक है, हालांकि उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम 3s की बात करें तो इसमें 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये जो है वो फुल्ली ऑक्युपाइड है और इसमें 4 वैकेंसीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम एक सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं तो उसका एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए मैंने ऐसे बना लिया, ठीक। ये 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही स्टेट भी थे, 3p जिसमें 6 स्टेट्स हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आ सकते थे बट 2 ही हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप सोचें कि हमारे पास एक एटम नहीं बल्कि बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, सपोज करो n एटम्स है, n इज अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स है, से n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, लेकिन वो सब दूर है, मतलब आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली कैसा टर्म यूज करना चाहिए हमें? आइसोलेटेड। मैंने आपको इस टर्म के बारे में बताया। तो मैं सोच सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं और सबके सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? आइसोलेटेड, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इन सब के लिए अगर हम एनर्जी लेवल्स बनाना चाहें तो क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, सबके एनर्जी लेवल सेम होंगे, सेम एनर्जी लेवल्स होंगे। क्यों सेम होंगे? सेम एनर्जी लेवल्स क्यों सेम एनर्जी लेवल्स होंगे? क्योंकि वो आइसोलेटेड है। अभी भी हमने देखा था आइसोलेटेड होने पे सबके एनर्जी लेवल्स सेम होते हैं, सब बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल्स होंगे। तो देखो यहां पे 3s है, 3s, वैसे ही सारे एटम्स में 3s होगा, n एटम्स है तो सब में 3s होगा। तो हमारे पास टोटल 2n स्टेट्स हो जाएंगे। एक एटम में 2 स्टेट्स थे 3s के, तो n में 2n हो जाएंगे, और वैसे उनमें 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वैसे ही एक एटम में 6 स्टेट्स थे, तो n एटम्स में 6n स्टेट्स हो जाएंगे और उनमें 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आइसोलेटेड एटम्स हैं उससे हमें लैटिस बनाना है, लैटिस। लेकिन लैटिस जो होता है उसमें एटम्स बिल्कुल पास होते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना है कि ये जो दूर एटम्स है उनको हम पास लाना चाहते हैं, तो पहले थोड़ा पास लाते हैं, ठीक है। लैटिस में जितने पास होते हैं उतने नहीं, पहले हम थोड़ा पास लाते हैं उनको, इस तरीके से थोड़ा पास लाते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक स्पेसिंग को मैं कम कर रहा हूं, एटॉमिक स्पेसिंग जो है उनको मैं कम कर रहा हूं, उनको थोड़ा पास ला रहा हूं, धीरे धीरे करके और पास लाऊंगा। तो अभी थोड़ा पास लाया। देखो थोड़ा जब पास लाएंगे हम स्टूडेंट्स तो क्या होता है, जैसा आप समझ रहे होंगे, अब जैसे हम ये एटम लें तो ये बाकी सबके साथ भी इंटरैक्ट करने लगेगा ना, बाकी सबके साथ भी थोड़ा इंटरैक्ट करने लगेगा, जिससे इसके एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, थोड़े से इसके एनर्जी लेवल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। इनफैक्ट सारे एटम्स के एनर्जी लेवल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे और एक दूसरे से अलग होंगे, जैसा अभी हमने देखा था, सारे एटम्स के एनर्जी लेवल्स थोड़े अलग हो जाएंगे। तो देखो क्या होता है कि ये जो यहां पे 2n स्टेट्स थे, 2n स्टेट्स वो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं, इस तरह से कुछ स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये 2n स्टेट्स हर एटम के जो एक ही जगह पे थे वो स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे, किसी का थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेवल, किसी का थोड़ा कम, सबका थोड़ा अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा स्टूडेंट, सबका थोड़ा अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा, ठीक है।